Hello champions, welcome back to Optimistic Jeet channel. So in this series we were discussing modern history of India. आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे। हमने दो चैप्टर्स, आपके दो अध्याय जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड 2 chapters here of modern history of India from the book Spectrum. We all are studying the summary of Spectrum, line to line discussion of the Spectrum book. So here we are going to start the new chapter, which is India on the eve of the British conquest. India on the eve of the British conquest. तो आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। इससे पहले हम यूरोपियों का आगमन ख़त्म कर चुके हैं और उसके पहले हमने पढ़े थे भारतीय आधुनिक इतिहास के लेखन के लिए जो दृष्टिकोण यानी कि जो उपागम प्रयोग होते थे, 4 प्रकार के उपागम हमने बताए थे, उनको हम पढ़ चुके हैं। और हम उसके बाद में यूरोपियों का आगमन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सभी कंपनियां पढ़ी, कैसे उनकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है, कैसे वो इंडिया आते हैं, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की खोल के और उन सभी लेक्चर्स को एक बार देख लें। तो अभी ये हमारा चैप्टर 3 है, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी? व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल स्टार्टेड, यू कैन से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चीज़ जानें कि जब मुग़लों का पतन हो रहा था, जो मुग़ल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो रहा था, वहाँ से ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी पावर्स बढ़ना शुरू होती हैं, वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं। देखा जाए तो मुग़ल्स में आपके सबसे इम्पॉर्टेंट में लास्ट में आपके थे औरंगज़ेब, जिन्होंने 1658 से और 1707 तक रूल किया था। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मुग़ल रूल, औरंगज़ेब 1658 टू 1707। औरंगज़ेब के समय से मुग़लों का पतन होना शुरू हो जाता है, हम ये कह सकते हैं। उन्होंने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। फिर इसके बाद आपके एक, जब हम औरंगज़ेब की बात करते हैं तो औरंगज़ेब के बाद में एक आपके इम्पॉर्टेंट शासक आते हैं जिनका नाम है मोहम्मद शाह। जिन्होंने 1719 से 1748 तक 29 वर्षों तक रूल किया। ठीक है, मोहम्मद शाह was an important ruler of the Mughal dynasty after Aurangzeb. He ruled from 1719 to 1748. It is approximately 29 years, and in his period there were so many independent states were created, या you can say originated, like हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब। तो ये सब कई सारे जो हैं स्वतंत्र क्षेत्र जो थे वो उदय हो चुके थे मोहम्मद शाह के समय में। मोहम्मद शाह ने कब से कब तक शासन किया है? तो 1719 से 1748 तक शासन मोहम्मद शाह ने किया था। अब मुग़लों के पतन की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, देन व्हाट वर द चैलेंजेस against them, what were the challenges before them? So we will categorize these challenges into 2 categories. The first one is external challenges and the second one is internal challenges. If we discuss about external challenges, then we can say there were so many invaders who were responsible for the decline of Mughal empire. तो जब हम मुग़लों के पतन के बारे में पढ़ते हैं तो हम किन वजहों से मुग़लों का पतन हुआ उनको हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक आपका होते हैं बाह्य कारण और एक होते हैं आंतरिक कारण। तो जब हम बाह्य कारण की बात करते हैं तो बाह्य कारण का मतलब आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे विदेशी आक्रांता थे। जैसे मुग़ल बाहर से आए, वैसे ही और भी बाहरी आक्रांता थे जो भारत आते थे, लूट रहे हैं, लूटपाट करते थे सारा कुछ। और उस समय जो मुग़लों के शासक भी थे औरंगज़ेब के बाद, वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो बाहर से कोई आ रहा है, लूट रहा है, मार रहा है, और कुल मिला के
कहीं ना कहीं वो नुकसान मुगलों को पहुंचाते रहे। इनमें आपके सबसे इम्पॉर्टेंट हैं नादिर शाह। ही वॉज एन पर्सियन एम्परर, ठीक है, वो पर्सियन एम्परर थे नादिर शाह, और इन्होंने इंडिया पे 1738-39 में अटैक किया। भारत पे 1738 से 1739 में इन्होंने अटैक किए भारत पे। इन्होंने लाहौर को कॉन्कर कर लिया, यानी कि लाहौर को जीता। इसके बाद इन्होंने मुगल आर्मी को करनाल में हराया 1739 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने मुगलों की सेना को करनाल में हरा दिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, करनाल युद्ध जो होता है, ठीक है, जो ये करनाल युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है 13 फरवरी 1739, February 13, 1739 द करनाल वॉर वॉज begin, या you can say Karnal war was happen, and there नादिर शाह डिफीटेड मुगल्स। नादिर शाह जो है वो मुगलों को वहां पे हरा देते हैं। ठीक है, इसके बाद वो दिल्ली को लूटते हैं और दिल्ली को कैप्चर करते हैं। दिल्ली को लूट के दिल्ली को कैप्चर करते हैं और वहां से जो कोहिनूर हीरा है उसको लूट के ले जाते हैं। ठीक है, कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? पीकॉक थ्रोन में, यानी कि मयूर सिंहासन में लगा था, और उसको ये ले जाते हैं नादिर शाह। नादिर शाह के बाद में अगर हम देखें तो अगले आपके इन्वेडर, यानी कि जो बाहरी आक्रमणकारी थे, उनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, या इनका दूसरा नाम था अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह अब्दाली एंड अहमद शाह दुर्रानी, याद रखिएगा, दोनों सेम ही पर्सन है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। ये वारिस थे किसके? नादिर शाह के, मतलब नादिर शाह के बाद में इन्होंने गद्दी संभाली, अहमद शाह अब्दाली ने। ही इन्वेडेड सेवरल टाइम्स बिटवीन 1748 एंड 1767। 1748 से 1767 के बीच में, 1748 से 1767 के बीच में अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी ने कई बार भारत पे आक्रमण किया, और उन्होंने 1757 पे दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। 1757, अगर आप ध्यान दें तो 1757 में उधर हो रहा था प्लासी वॉर। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली ने 1757 में आपके दिल्ली पे कब्जा किया, और ऐसा नहीं था कब्जा करके वहाँ पे राजा बन गया। उसने क्या किया, एक अफगान केयरटेकर को, ठीक है, एक अफगानी केयरटेकर को वहाँ छोड़ के चला गया। ठीक है, उसने कहा कि भैया तुम इसका ध्यान रखना, और मुगल बादशाह के रूप में आलमगीर द्वितीय को रिकॉग्नाइज किया। ठीक, आलमगीर द्वितीय को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया एज ए मुगल एम्परर। और रोहिल्ला चीफ थे इनके, यानी कि जो अफगान केयरटेकर की हम बात कर रहे थे, तो रोहिल्ला चीफ थे इनके नाजिबुद्दौला एज मीर बख्शी। याद रखिएगा, नाजिबुद्दौला एज मीर बख्शी, नाजिबुद्दौला एज मीर बख्शी। मीर बख्शी एक्ट एज सुप्रीम एजेंट ऑफ अब्दाली। अब्दाली के सुप्रीम एजेंट के रूप में कौन काम कर रहा है? मीर बख्शी, नाजिबुद्दौला। तो यहाँ तक की चीज़ें चल रही थी। इसके बाद में क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली तो चला जाता है, इनको नाजिबुद्दौला को यहाँ छोड़ के कि भाई देखो तुम हमारे एजेंट के रूप में यहाँ रहो, शासक आलमगीर सेकंड रहेंगे, सारी चीज़ें आप हमको इन्फॉर्म करते रहिए, कोई ज़रूरत हो तो हमको बताइएगा। तो इसके बाद में 1757 में दिल्ली पे कब्जा करते हैं। 1758 में जो आपके मराठा थे, मराठा चीफ थे उस समय रघुनाथ राव, मराठा चीफ थे रघुनाथ राव। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाजिबुद्दौला को दिल्ली से भगा दिया। ठीक है, नाजिबुद्दौला एक्सपेल्ड फ्रॉम दिल्ली बाय मराठा चीफ रघुनाथ राव इन 1758 एंड रघुनाथ राव आल्सो कैप्चर्ड पंजाब। तो जो रघुनाथ राव थे उन्होंने नाजिबुद्दौला यानी कि जो मीर बख्शी हैं इनको भगाया, और साथ ही साथ पंजाब पे भी कब्जा किया। फिर अब चूँकि भाई आप नाजिबुद्दौला को भगाते हैं, जो कि आपके अफगान केयरटेकर थे जिनको अहमद शाह अब्दाली ने भेजा था, तो अब वो क्या करेंगे, 1761 में वो आते हैं और होती है लड़ाई। 1761 में होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 1761 में। और यहाँ पे किसके किसके बीच में होगी, अब्दाली आएंगे, और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नाजिबुद्दौला को
मराठाओं ने यानी मराठा चीफ रघुनाथ राव ने भगा दिया था दिल्ली से। तो किससे लड़ेंगे? जाहिर सी बात है कि वो लड़ाई करेंगे मराठा से। तो आपका तृतीय पानीपत का युद्ध है, थर्ड वॉर ऑफ पानीपत 1761 में होता है बिटवीन अब्दाली एंड मराठा। एंड अब्दाली डिफीटेड मराठास, ये याद रखिएगा, अब्दाली ने मराठा को हराया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। एंड द लास्ट इन्वेजन ऑफ अब्दाली वाज इन 1767। अहमद शाह अब्दाली का जो आखिरी आक्रमण होता है वो होता है 1767 में। तो ये आपके कुछ प्रमुख बाह्य कारण हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंटरनल चैलेंजेस, कुछ आंतरिक कारण। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल चैलेंज वाज द वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में बहुत ही कमज़ोर जो है वो मुग़ल शासक आए, वो कि सबसे बड़ा उनका आंतरिक कारण था। अब हम इसी में आगे पढ़ें, इसी क्रम में कि जो मुग़ल के औरंगजेब के बाद के जो शासक हैं, तो औरंगजेब कब तक शासन करता है? 1707 तक। अभी आपने देखा था 1707 तक ही रूल्ड टिल 1707 एंड इन फरवरी तो 1707 तक आपके बहादुर शाह जफर आएंगे, ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट आपके 1707 में आते हैं, जो कि थे प्रिंस मुअज्जम। इनकी एज थी 63 ईयर्स। औरंगजेब की डेथ के बाद ये आपके एम्परर बनते हैं। 63 ईयर ओल्ड प्रिंस मुअज्जम बिकेम द एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी एंड हिज टाइटल वाज बहादुर शाह। तो बहादुर शाह इनका जो है वो टाइटल था, इनका नाम नहीं था, हमेशा याद रखिएगा। बहादुर शाह नाम नहीं है, बहादुर शाह प्रिंस मुअज्जम का टाइटल है, ठीक है। और इनको खफी खान ने एक टाइटल दिया था जिसको बोलते हैं साहे बेखबर, ठीक है। क्या टाइटल दिया था? साहे बेखबर। साहे बेखबर टाइटल किसको मिला है? तो आपके बहादुर शाह फर्स्ट को मिला था। और किसने दिया था? तो खफी खान ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इनको टाइटल दिया था साहे बेखबर बाय खफी खान। फिर इन्होंने अपने 2 भाइयों को मारा था, तब जाके ये गद्दी पे बैठ पाए थे। इनके 2 भाई कौन थे? तो मोहम्मद आजम एंड काम बख्श। मोहम्मद आजम और काम बख्श इनके 2 भाई थे जिनको मारा था आपके बहादुर शाह फर्स्ट ने। He adopted a pacific policy with the Marathas, the Rajputs and Jats. तो मराठा के साथ में, राजपूत के साथ में, जाट के साथ में ये क्या करते हैं? एक पैसिफिक पॉलिसी यानी कि थोड़ी सी शांतिप्रिय संधि करते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये अभी यहीं पे औरंगजेब रहा होता तो मार काट के बराबर कर देता, लेकिन चूंकि उसके बाद के रूलर उतने स्ट्रांग नहीं हैं तो वो क्या करते हैं? पैसिफिक पॉलिसी यानी कि एक शांतिप्रिय समझौता उनके साथ में, या शांतिप्रिय नीति के साथ में उनके साथ आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा युद्ध वगैरह में वो नहीं पड़ना चाहते थे। इसी सब बीच में चूंकि उधर पैसिफिक पॉलिसी चल रही थी और इधर क्या होता है कि बंदा बहादुर जो हैं वो अटैक करते हैं मुस्लिम्स पे पंजाब में, ठीक है। बंदा बहादुर अटैक्ड मुस्लिम्स इन पंजाब, हेंस एम्परर टुक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो बंदा बहादुर जो हैं वो पंजाब में मुस्लिमों पे आक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके मुग़ल बादशाह हैं यानी बहादुर शाह फर्स्ट हैं वो उनके ऊपर कार्यवाही करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। एंड बहादुर शाह फर्स्ट डाइड इन फरवरी 1712। 1712 में आपके बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो जाती है। तो इसी के साथ आपका ये स्लाइड कंप्लीट होता है। तो मैं स्क्रीन से हटता हूँ, आप इस स्लाइड को नोट करिए। अगर आपने नोट्स अभी तक मेरे बोलने के साथ में नहीं बनाया है तो अभी इसको पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। अदरवाइज नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो ठीक है, इसको नोट करिए। वो स्लाइड आप लोगों ने लिख ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे जो औरंगजेब के बाद में जो मुग़ल शासक रहे हैं उनके बारे में। जहांदार शाह की अब बारी है। इससे पहले हमने बहादुर शाह फर्स्ट को पढ़ा। सो वी विल डिस्कस हियर फ्रॉम जहांदार शाह। ही वॉज नॉट अ वेरी फेमस रूलर, बट देयर आर 2 points
of his tenure that are very important for our civil services exams or any competitive exams. So first of all, we will discuss that Jahadar Shah became the emperor with the help of Zulfikar Khan, and after becoming emperor, after being emperor, he appointed Zulfikar Khan as his prime minister. जुल्फ़िकार खान की मदद से जहादार शाह आपके बादशाह बनते हैं और वो बादशाह बनने के बाद जुल्फ़िकार खान को अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब जो दो की पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए इनका जो टेन्योर है, जो इनका कार्यकाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 साल ही रहे, लेकिन इनकी 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इजारा सिस्टम और दूसरा है जजिया कर। अब ये दो को लेके इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए इजारा सिस्टम जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया था जुल्फ़िकार खान ने। अब जुल्फ़िकार खान ने इंट्रोड्यूस किया है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जहादार शाह ने इंट्रोड्यूस किया। जैसे आज के समय में अगर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकाल में अगर कोई मिनिस्टर, जैसे शिक्षा मंत्रालय, अगर कोई शिक्षा मंत्री अगर कोई स्कीम लेके आते हैं, ठीक है, इफ़ एनी स्कीम इज़ prescribed by, introduced by education ministry, then what will happen after some time, after some years? So we will see that the scheme was introduced by education ministry of education, but after some time we will say that our prime minister Modi introduced this scheme at his tenure, in his tenure. So you can understand here that Izara system was introduced by Zulfikar Khan, but we can also say that Izara system was introduced by Jahadar Shah. तो जैसे शिक्षा मंत्रालय कोई स्कीम लेके आया आज के समय में, आज से कुछ समय बाद जब हम डिस्कस करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे शिक्षा मंत्री ये थे, इन्होंने ये स्कीम लाई थी, हम ये बात बोलते हैं कि ये स्कीम मोदी जी लेके आए थे, मोदी जी के कार्यकाल में ये स्कीम आई थी। तो उसी तरीके से अगर इजारा सिस्टम की हम बात करें तो इजारा सिस्टम आपका लेके आए थे जुल्फ़िकार खान, और या फिर हम कहें तो इजारा सिस्टम लेके आए थे जहादार शाह। ऑप्शन दोनों कभी किसी भी क्वेश्चन में एक साथ नहीं आएंगे, दो में से कोई एक होगा, जो भी होगा आपका आंसर उसको आपको टिक कर देना है, या तो जहादार शाह टिक करना है, जुल्फ़िकार खान टिक करना है। अब इजारा सिस्टम क्या है, तो इजारा सिस्टम ऐसा है कि एम्परर ने या ये मंत्री ने क्या किया कि भाई देखो ऐसा है, ये जैसे मैं लखनऊ रहता हूँ, अगर मैं अपने जगह की बात करूँ, मैं लखनऊ रहता हूँ। अब यहाँ पे क्या सिस्टम हुआ कि बादशाह ने कहा कि लखनऊ से हमको 1000 कुंतल अनाज चाहिए, ठीक है, बाकी आप वहाँ से कितना लेते हो, क्या आपके पास बचता है, उससे हमसे मतलब नहीं, हमको 1000 चाहिए, 1000 क्विंटल, 1000 क्विंटल अनाज हमको चाहिए लखनऊ से। अब चाहे 800 कुंतल आपके पास हो उत्पादन, चाहे आपके पास 1200 कुंतल उत्पादन हो, चाहे 2000 कुंतल उत्पादन हो, हमको 1000 से मतलब है, वो हमें टैक्स में चाहिए, उसके ऊपर आप जितना भी लो वो आप जानो, वहाँ के लोग जाने, मुझे इतना चाहिए, बाकी आप अपने साथ सिस्टम देख लो। तो फिक्स कर देते थे किसी जगह के लिए कि इस जगह से हमको कितना टैक्स चाहिए, वो टैक्स फिक्स कर दिया, वो टैक्स बादशाह को चाहिए। उसके बाद में वो टैक्स में के अलावा वो जिस व्यक्ति को उन्होंने वो इजारा सिस्टम के अंतर्गत जिसको वो टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी, वो कितना अपने पास रखता है, इसके लिए बादशाह जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब देखिए ऐसा है कि हमको मान लिया 1 साल के लिए ऑथराइज़ कर दिया टैक्स कलेक्ट करने के लिए लखनऊ का, हमसे कहा कि 1000 कुंटल हमको चाहिए, हमने कहा ठीक है सर, हम आपको 1000 कुंटल देंगे। अब हमने 1000 कुंटल देने को बोल दिया, अब हम यहाँ जो आपके फार्मर्स हैं, हम उनको फोर्स कर रहे हैं, हम किसानों को फोर्स कर रहे हैं कि हमको भैया 2000 कुंटल चाहिए, कैसे भी करके दो, हम वसूल लें 2000 कुंटल। अब पता चला कि यहाँ का कुल उत्पादन लखनऊ का 2200 कुंटल है, 1000 कुंटल जो है हमने दे दिया गवर्नमेंट को, यानी कि बादशाह को, 1000 कुंटल हमने अपने पास रख लिया, ठीक है। पूरे लखनऊ के लिए कितना बचा, केवल 200 क्विंटल। तो क्या उस 200 क्विंटल में उतनी बड़ी जनसंख्या खा सकती है, रह सकती है? तो कहीं ना कहीं होता क्या था कि जो किसान थे वो उनको अपने हिस्से जो उनके साल भर के खाने के लिए भी नहीं बचता था,
और मजबूरी ये फंसती थी कि भाई आप जाके बादशाह से शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको दिया है उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। हाँ, हमने तो भाई बाकायदा साइन किया है। भाई जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो जॉब पे हम लोग साइन करते हैं ना कि हम ये इतने इतने देर हम ये हमारा ये काम होगा और हमको इतनी सैलरी मिलेगी। तो उस तरीके से हमने, जब बादशाह ने हमको कहा कि तुमको लखनऊ का टैक्स कलेक्ट करना है, तो उसमें ये भी तो शर्त थी ना कि आप हमको 1000 दे दो, बाकी हमसे मतलब नहीं है। तो जब अगर कोई किसान जाता भी है बादशाह के पास तो बादशाह भी मजबूर है, क्योंकि वो तो भाई ऑलरेडी कह रखा है कि हमको 1000 चाहिए, बाकी तुम देख लो, ऑलरेडी हमने कह दिया है, ऑलरेडी बादशाह ने हमसे कह दिया है। तो वहाँ पे जनता के बात में भी उतनी वैल्यू नहीं हो पाती थी। तो इजारा सिस्टम इस तरीके से था कि कैसे टैक्स कलेक्ट करते हैं, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जजिया कर के बारे में अगर बात करें। अगर हम जजिया कर के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है जजिया कर, किसने इंट्रोड्यूस किया था, थोड़ा सा जानने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेज पे स्पेशली आप जजिया कर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में ही आगे लिख लीजिए जजिया कर। ठीक है, देखिए वैसे तो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग जजिया कर पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, मैं अभी उसको जब पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, बट अगर आपने मेडिवल पहले से पढ़ी है मेडिवल, तो उसमें आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा जजिया कर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जजिया कर एक बार एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ। तो देखिए जजिया कर जो था वो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 712 में भारत पर आक्रमण करता है, और जब वो भारत पे आक्रमण करता है 712 में वो सिंध पे आक्रमण करता है, और 713 में वो मुल्तान पे आक्रमण करता है और जीत लेता है। जब वहाँ वो जीत लेता है तो वो एक टैक्स लगाता है, किस पे, जो लोग मुस्लिम्स नहीं हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके ऊपर एक टैक्स लगाता है। और वो क्या है वो टैक्स, वो है जजिया कर। तो ये टैक्स क्यों लगा है, किस लिए भाई, ज़मीन पे टैक्स है, आपकी इनकम पे टैक्स है, कहाँ का टैक्स है, तो ये टैक्स आप ऐसे समझिए ये गुंडा टैक्स है। जैसे आप देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, अभी कुछ सालों पहले, अब तो इतना नहीं रह गया है अंडरवर्ल्ड वगैरह की चीज़ें, बट एक समय था आज से करीब 10 साल पहले, 10-15 साल पहले, और उससे भी काफ़ी टाइम तक, एक लंबे टाइम तक एक चीज़ें चलती थी कि जो अंडरवर्ल्ड के डॉन होते थे कहते थे कि भैया, किसी भी बड़े व्यापारी को फ़ोन करते थे कि 1 करोड़ हमको आज भिजवा दो, अगर आज 1 करोड़ नहीं पहुंचा तो कल तुमको मार देंगे। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करते थे, उनको 1 करोड़ रुपए भेज दिया उन्होंने, व्यापारी ने। तो ये सिर्फ समझा रहा हूँ, बट जजिया कर प्रोसेस ये है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम अलग है। जजिया कर में ये था कि जो गैर मुस्लिम हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि भाई देखो आप मुस्लिम नहीं हो, तो आप हमको इतना इतना टैक्स दोगे, जिसको कहते हैं हफ्ता लेना। ठीक है, गुंडा टैक्स जिसको बोलते हैं, कि आप हमको आपके घर से, ठीक है, आप मुस्लिम नहीं हैं, हमको आपके घर से साल का 1000 रुपये चाहिए, मान लिया उसने ऐसे टैक्स लगा दिया, या महीने का लगा दिया, महीने का 100 रुपये चाहिए। अगर आप 100 रुपये नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे या आपका घर लूट लेंगे, और अगर आप हमको वो 100 रुपये दे दोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, हम कभी भी आप पे कोई आक्रमण नहीं करेंगे, हम आपको लूटेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होता है जजिया कर में कि जो गैर मुस्लिम हैं उनसे कहते हैं कि अगर आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि हम आप पे आक्रमण ना करें, आपको लूटे ना, आपको मारे ना, तो आप हमको 100 रुपये जो है वो महीने महीने दे दीजिए। ठीक है, तो ये था जजिया कर। ये सभी गैर मुस्लिम्स पे लगा, लेकिन इसमें 5 जो श्रेणियां थी, ठीक है, देयर वर 5 कैटेगरीज हु वर नॉट विलिंग टू गिव जिजिया टैक्स। ओके, तो क्या था जिजिया टैक्स में, वो 5 श्रेणी कौन सी थी, विच वर दोज 5 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज अ ओल्ड मैन, एक बूढ़ा। अगर कोई बुजुर्ग है जो कमाता नहीं है, तो उसको इस जजिया कर से बाहर रखा गया। ठीक है, मतलब कि वो एक बुजुर्ग को जजिया कर नहीं देना है। दूसरा था महिला, तो महिलाएं उस समय, आज के समय जैसा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, हमारे यहाँ महिलाएं नौकरी करती हैं, अपनी सबकी इनकम है, मतलब एक अच्छी एक स्टेज पे हैं महिलाएं।
हालांकि अभी और अच्छी स्टेज पे जाना ज़रूरी है, अभी भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाएं अभी पीछे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो उस समय के हिसाब से आज महिलाएं बहुत आगे हैं अपने लाइफ में, हमसे बहुत आगे हैं। तो होता क्या है कि एक महिला को, एक बुजुर्ग को, ये दो लोग हो गए जिनको टैक्स, जजिया टैक्स नहीं देना है। तीसरा बच्चों को टैक्स नहीं देना, जो कमा नहीं रहे हैं बच्चे उनको टैक्स नहीं देना है, तीसरा हो गया। चौथा आपका था एक विकलांग, ठीक है, अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसको जजिया टैक्स जो है वो नहीं देना है। और पांचवा आपका है ब्राह्मण, ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे उनको टैक्स नहीं देना था, जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स किसने लाया था? सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लाया था 1713 में। 1712 में वो इंडिया पे अटैक करता है, इन्वेड करता है, और 1712 में वो सिंधु पे, और 712 और 713 की बात कर रहा हूँ, शायद मैं गलत बोल गया हूँ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है इंडिया, ठीक है, 712, और वो अटैक करता है सिंधु पे, वहाँ जीतता है। और सिंधु में उस समय शासन था, शायद दानिश करके एक राजा थे वहाँ के, उन पे उनका शासन था, उनको हराता है। फिर उसके बाद में 713 में, ठीक है, वो मुल्तान पे कब्जा करता है और उसके बाद जजिया टैक्स लगाता है। जजिया टैक्स क्या है आप समझ गए, किस पे लगा है आप समझ गए, और उसमें किन लोगों को उससे बाहर रखा गया है। तो देखा जाए तो 6 तरीके के लोग उससे बाहर हैं। पहले जो मुस्लिम है उनको जजिया टैक्स नहीं देना है। दूसरा, अगर कोई बूढ़ा है, ठीक है, उसको जजिया टैक्स नहीं देना है। तीसरा, अगर कोई बच्चा है तो उसको जजिया टैक्स नहीं देना है। चौथा, अगर कोई महिला है तो उसको जजिया टैक्स नहीं देना है। पांचवा, अगर कोई विकलांग है, अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसको जजिया टैक्स नहीं देना है। और छठा, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको जजिया टैक्स नहीं देना है। तो ये हो गई आपको जजिया टैक्स की बात। अब जजिया टैक्स में जो ये 5 कैटेगरी हमने अलग से बताई थी गैर मुस्लिम के अलावा, मुस्लिम्स के अलावा, इसमें जो एक ब्राह्मण वाली कैटेगरी है, तो आगे चल के आपके एक शासक आते हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया था, ठीक है। की पॉइंट है, ब्राह्मणों पे जजिया टैक्स लगाने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो अकबर ने जजिया टैक्स को हटा दिया था। अकबर ने जजिया टैक्स को हटाया था, जहाँ तक मुझे याद है 1564 के अराउंड, बट वो हम मेडिवल हिस्ट्री में उसको डिटेल में हम देख लेंगे। तो 1564 के आसपास जजिया कर को जो है वो हटा दिया गया था अकबर के द्वारा। फिर औरंगजेब आते हैं, वो दोबारा से शुरू कर देते हैं जजिया टैक्स लेना, जजिया कर लेना। किसने दोबारा शुरू किया? औरंगजेब ने दोबारा शुरू किया। 1564 के आसपास उधर अकबर ने बंद किया था 1564 के अराउंड, और इधर औरंगजेब ने फिर शुरू कर दिया। जब इधर औरंगजेब ने फिर शुरू किया, उसके बाद में औरंगजेब के बाद में आपके शासक आए थे बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद आए थे जहांदार शाह। तो जो जहांदार शाह आपके शासक आए थे, उन्होंने फिर इसको फाइनली एबॉलिश कर दिया, ठीक है। कई जगह पे आपको नाम मिलेगा, क्या बोलते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला का, कि मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है इसको एबॉलिश किया था। बट ये थोड़ा सा इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न हो जाता है। बट बहुत सारे पोर्टल्स पे, बहुत सारे मैंने बुक्स देखी, मैंने स्पेक्ट्रम देखी, मैंने कई सारे जगह चेक करने के बाद में मैक्सिमम जो ऑथेंटिक हम मानेंगे वो आपके जहादार शाह हैं, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला नहीं है, ठीक है। जहादार शाह ने ही आपका जजिया कर को हटाया था, ठीक है। तो ये हो गया आपके ये 2 की पॉइंट, जिसके लिए मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये शासक उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इनके इस एक साल के टेन्योर में ये 2 पॉइंट ऐसे हुए जिसकी वजह से एग्जाम में से यहाँ से पॉइंट आते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो जहांदार शाह फर्स्ट के बाद शासक आते हैं, आपके बादशाह बनते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर बनते हैं 1713 से 1739 तक। जब फर्रुखसियर की हम बात करते हैं तो फर्रुखसियर बादशाह कैसे बनेंगे? जहांदार शाह को मार के। जहांदार शाह को मारा है फर्रुखसियर ने कुछ लोगों की हेल्प से, और किसकी हेल्प से मारा है? उनको बोलते हैं सैयद ब्रदर्स। क्या बोलते हैं? सैयद ब्रदर्स। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से जहांदार शाह को फर्रुखसियर ने मारा और बन गया बादशाह 1713 में, और 1719 तक वो बादशाह रहा। सैयद ब्रदर्स का अगर नाम पूछा जाए तो ये हैं अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। कौन है? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। इन्हीं को आगे चल के इस जो आपकी मुग़ल डायनेस्टी, जो ये आगे की मुग़ल डायनेस्टी है,
जो आपके उत्तरवर्ती शासक हैं औरंगजेब के, उनके काल में इनको किंग मेकर कहा जाता है, ठीक है, राजा का निर्माता कहा जाता है। अभी आगे देखेंगे कैसे। फिर अब जाहिर सी बात है कि कोई शक्ति के रूप में आ रहा है तो उसका उदय हो रहा है, फिर उसका पतन भी होगा, फिर उनको मारा भी जाएगा, कैसे मारा जाएगा वो सब चीज़ें हम आगे देखते हैं। और जब फर्रुखसियर की हम बात करते हैं तो अभी आपने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स को फरमान जारी किया था जिसमें उनको बंगाल और आपका हैदराबाद की, बम्बई प्रेसिडेंसी की, यहाँ की एक फिक्स रेंट देके, किराया देके वहाँ की टैक्स वसूलने का वहाँ उनको मिल गया था राइट, ठीक है, मतलब कि सॉरी ट्रेड करने का राइट मिल गया था, माफ़ करिएगा, ट्रेड करने का राइट मिल गया था 1715 में। और 1715 के ही उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहते हैं उसको। 1715 के फर्रुखसियर के फरमान को पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले, उसको बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उसको मैं 1715 के फरमान को एकदम डिटेल में ही बताऊं, उसके बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है, भले ही वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भले ना इंपॉर्टेंट हो, बट कभी कभी एक इच्छा होती है ना कि उसके बारे में पूरा जाने, कैसे वो फरमान जारी हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। उसी में दस्तक इशू होने की बात हुई थी, उसी में आपके जो क्या बोलते हैं, जो मिंट थी, यानी जो जहाँ पे वो सिक्के बनाते थे ब्रिटिश वाले, उनको कहा गया कि मुगल एम्पायर में आपके पूरे सिक्के मान्य होंगे, बस उसमें पीछे मुगल बादशाह की फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें थी। तो यहाँ पे फिर जो है 1700 फरमान में जारी करते हैं गोल्डन फरमान टू द इंग्लिश। ये हो गया आपका फर्रुखसियर के बारे में इम्पोर्टेंट। और इसमें 1719 का एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है जहाँ पे ये डीथ्रोन होंगे, जहाँ पे इनको गद्दी से उतारा जाएगा। तो सैयद ब्रदर्स विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ डीथ्रोन्ड फारूक। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन एनी मुगल एम्परर वॉज किल्ड बाय इट्स नोबल्स, ठीक है। तो 1719 में सैयद ब्रदर्स जो हैं वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से 1719 में इनको गद्दी से उतारते हैं, ठीक है, और इनको जेल भेज देते, बाद में उनको मार देते हैं। तो ये पहले ऐसे मुगल शासक थे जिनको उन्हीं के नोबल, यानी कि जो उनके अंडर में काम करने वाले लोग थे, जो उनके भरोसेमंद लोग थे, उन्होंने ही मार दिया था। ये पहली बार ऐसा हुआ था। फिर इसके बाद आपके राजा बनते हैं रफ़ी उद दराजात। कौन बनते हैं? रफ़ी उद दराजात। रफ़ी उद दराजात वॉज द एम्परर फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड एमंग मुगल्स। याद रखिएगा, सबसे कम समय के लिए मुगल शासक कौन बना था? रफ़ी उद दराजात। रफ़ी उद दराजात वॉज द एम्परर फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड एमंग मुगल्स फ्रॉम February 28 टू जून 6, 1719। 1719 में फरवरी 28, यानी मान चलिए कि फरवरी ख़त्म ही हो गया था, तब वो बने, और मार्च अप्रैल मई में रहे, और 6 जून को फिर वो नहीं रहे उसके बाद एम्परर। फिर इसके बाद आते हैं रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला आपके एम्परर बनते हैं 6 जून को, और ये रहते हैं 17 सितंबर 1719 तक। 1719 में ही देखिए फर्रुखसियर हटे, उनकी जगह पे आए रफ़ी उद दराजात 28 फरवरी को, 6 जून को ये चले गए। फिर 6 जून को आते हैं रफ़ी उद दौला, फिर ये 17 सितंबर तक रहते हैं, फिर ये भी हट जाते हैं। इनको कौन लेके आया था? सैयद ब्रदर्स लेके आए थे। अब ये जो भी राजा बन रहे हैं उनको सैयद ब्रदर्स ही बना रहे हैं, इसीलिए इनको कहा गया किंग मेकर्स, ठीक है। इनकी पावर्स धीरे धीरे बढ़ती आ रही है, जिसको चाहेंगे उसी को राजा बना देंगे, उसी को बादशाह बना देंगे। ये थे सैयद ब्रदर्स। और जो रफ़ी उद दौला थे, इन्हीं का टाइटल था शाहजहां सेकंड। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, शाहजहां द्वितीय किसकी उपाधि थी? तो शाहजहां द्वितीय उपाधि थी रफ़ी उद दौला की। और ये एक ओपियम एडिक्ट थे, यानी कि अफीम के ये जो है लती थे, इनको लत थी अफीम की। फिर इसके बाद आपके आते हैं मोहम्मद शाह, जिनका टाइटल है रंगीला। आपने बहुत सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला, शायद सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो भी आपके 1719 में आते हैं और 1748 तक रहते हैं। अभी हमने जब इस चैप्टर की शुरुआत की तो हमने सबसे पहले बताया था कि 1719 से 1748 तक ये 29 साल तक ये रूल करते हैं, ठीक है। और इनका टाइटल था रंगीला। इनका ओरिजिनल नाम था रोशन अख्तर। इनका ओरिजिनल नाम था रोशन अख्तर, और ये सैयद ब्रदर्स की चॉइस थे। इनका ओरिजिनल नाम था रोशन अख्तर और ये सैयद ब्रदर्स की चॉइस थे। फिर
इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला ने देखा कि भैया इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो सैयद ब्रदर्स हैं इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो क्या हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से, किसकी हेल्प से? निज़ाम उल मुल्क की हेल्प से सैयद ब्रदर्स को मार दिया 1724 में। ठीक है। सो मोहम्मद शाह रंगीला became emperor in 1719 to 1748. His original name was Roshan Akhtar and he was the choice of Sayyid brothers. His title was Rangila and Muhammad Shah killed Sayyid brothers in 1724 with the help of Nizam ul Mulk. With the help of Nizam ul Mulk, and Nizam ul Mulk became the Wazir. वजीर मीन्स मंत्री, मिनिस्टर। और यहाँ पे आप देखेंगे निज़ामुल मुल्क जो हैं इन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जिसको बोलते हैं हैदराबाद। ठीक है। निज़ामुल मुल्क फाउंडेड अ इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद, एक स्वतंत्र राज्य बनाया निज़ामुल मुल्क ने आगे चल के, जिसका नाम था हैदराबाद। अगर आपने पढ़ा हो पिछले वीडियो में, तो हमने आपको एक वॉर पढ़ाई थी, मैं नाम नहीं लूँगा। उस वॉर में मैंने बताया था निज़ामुल मुल्क की डेथ होती है, उसके बाद में जो है उनके उत्तराधिकारियों को लेके लड़ाई होती है, उसमें एक लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश, एक लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें वो कौन सी वॉर थी। ठीक है। फिर 1737 में बालाजी राव फर्स्ट जो है वो दिल्ली में आक्रमण करते हैं। ठीक है। In 1737, Balaji Rao first invaded Delhi. He was the Maratha Peshwa. Balaji Rao first, who was the Maratha Peshwa, invaded Delhi in 1737, and in 13 February 1739, Battle of Karnal, Nadir Shah defeated Mughals and imprisoned Muhammad Shah. हम लोग पढ़ चुके हैं बैटल ऑफ करनाल, याद आ रहा है? चलिए, उम्मीद करेंगे आप लोगों को याद आ रहा है। इसको भी बताइए आपने कहाँ पढ़ा है बैटल ऑफ करनाल? हमने पढ़ाया है आपको लास्ट वीडियो में। तो 13 फरवरी 1739 बैटल ऑफ करनाल, इन बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह डिफीटेड मुगल्स एंड इम्प्रिजेंड मोहम्मद शाह। तो 13 फरवरी 1739 को आपकी होती है बैटल ऑफ करनाल, जहाँ पे नादिर शाह जो है वो मुगलों को हरा देते हैं और मोहम्मद शाह रंगीला को गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो इसी के साथ आपका जो है ये मोहम्मद शाह रंगीला वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम अहमद शाह बहादुर से शुरुआत करेंगे और सभी मुग़ल शासकों को पढ़ते हुए, जो भी आपके बचे हैं थोड़े बहुत, उनको पढ़ते हुए फिर हम कुछ रीजनल स्टेट्स की बात करेंगे और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को और भी लोगों से शेयर करिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बाकी नोट्स जो है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है।